तो स्टूडेंट आज शुरू करते हैं वनों का संरक्षण और भविष्य की ओर कदम। तो इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पहले बताया था, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना ताकि आपको अच्छे से सब समझ में आता जाए। तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। भारतीय वनों का क्या भविष्य है? वनों के संरक्षण में कौन कौन सी समस्याएं प्रमुख हैं? मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और उड़ीसा राज्यों में इन समस्याओं के बारे में आइए चर्चा करें। भारत के राज्यों में वनों का उपयोग। भारत के राज्यों में वनों का उपयोग के बारे में जानते हैं। मेघालय में मौखिक परंपरा के कारण ये मालूम नहीं किया जा सकता कि कितनी सामुदायिक भूमि है और कितनी किसी कुल की भूमि है। आसाम सीमा के नज़दीक मेघालय में एक साधारण प्लाईवुड का कारखाना है, लेकिन यहाँ पर लकड़ी कटाई के कारखानों की बहुत याद है। मतलब बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लकड़ी की कटाई की जाती है। कटी लकड़ियों आय का प्रमुख स्रोत है। जो कटी एकदम काट के लकड़ियाँ बेची जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं आय का, सैलरी का बहुत अच्छा स्रोत है। यहाँ कानून भी अस्पष्ट है, मतलब कानून का कुछ पता ही नहीं है, अस्पष्ट है। इस प्रकार की स्थितियाँ समस्याओं को और बढ़ावा देती हैं। यहाँ पर लकड़ी कटाई के कारखाने एवं यातायात के साधन एवं बढ़ईगिरी के कारखानों में काफ़ी संख्या में लोग कार्यरत हैं, यहाँ पे काम में लगे हुए हैं। ये समस्याएं घटते हुए वनों के कारण और सघन हो रही है। समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अब समस्या ये है कि क्या समाज थोड़े समय तक मिलने वाले हितों, जैसे कि व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए पेड़ को काटना को जारी रखें, या लंबे समय तक दीर्घकालिक हितों, जैसे कि व्यवस्थित मानसून, भूमि क्षरण को रोकने और जीव जंतुओं व पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए वृक्षों को काटना बंद करें। एक और समस्या ये है कि झूम चक्र की खेती करने के पश्चात भूमि कुछ वर्षों तक खाली छोड़ दी जाती है। एक झूम खेती कह सकते हैं, झूम खेती की जाती है जिसके बाद भूमि को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, परती छोड़ दी जाती है, कुछ वर्षों तक खाली छोड़ दी जाती है। पुराने ज़माने में कम आबादी थी। अगर कुछ समय बात की जाए तो पहले बहुत कम आबादी थी, तब यह संभव था कि काफ़ी सालों तक ज़मीन खाली छोड़ दी जाए ताकि वह पुनः उग सकें और दोबारा उग सकें। परंतु अब बढ़ती हुई आबादी के चलते ऐसा संभव नहीं है और बहुत कम वर्षों के लिए ज़मीन को खाली छोड़ा जाता है, और यह समय किसी वन के उगने के लिए बहुत कम है। वन बहुत कम है। वन 20 से 30 वर्ष में उगते हैं, लेकिन झूम खेती के छोटे समय चक्र के कारण वन बढ़ नहीं पाते हैं, अपितु उनका ह्रास हो जाता है। क्योंकि झूम खेती के बाद अगर बात की जाए तो वन जो है काफ़ी संख्या उसमें गिरावट आ जाती है। तुरंत अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं हो, उगने की बात की जाए तो तुरंत नहीं हो पाता है। इस प्रकार की गतिविधियों से वन क्षेत्र ये उपजाऊ क्षेत्र समाप्त हो रहे हैं। जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इससे भी बुरा यह है कि ढलान का तीखापन मानसून के समय भूक्षरण की ओर बढ़ाता है। मतलब बहुत बड़ी संख्या में अगर जो सूखा पड़ा रहेगा, हर चीज़ मिट्टी एकदम नीचे आई जा रही, कोई जब प्राकृतिक चीज़ ही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हर चीज़ ख़त्म होती जाएगी धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात एवं उड़ीसा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात एवं उड़ीसा में समस्याएं समान हैं। हिमालय के वनों के अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात एवं उड़ीसा के वन मौसमी हैं और उनमें कुछ सदाबहार भी रहते हैं। मतलब सदाबहार, वहाँ पे हरियाली है, कुछ सदाबहार रहते हैं। छत्तीसगढ़ बनने से पहले मध्य प्रदेश वनों से सालाना 1.5% तक
टैक्स प्राप्त करता था। सरकार द्वारा स्वीकृत कुछ लकड़ी की लुगदी की परियोजनाएं आदिवासियों के हितों के विरुद्ध थी। यह चीड़ वृक्षों की एक एकल खेती की वृद्धि से संबंधित है। यह परियोजनाएं अंत में त्याग दी गई, लेकिन पेड़ों का कटना बंद नहीं हुआ। 1958 से लेकर 75 तक 35 करोड़ रुपए के वृक्ष इस राज्य में काटे गए थे। इस प्रकार के वनों की विवेकहीन वाणिज्य कटाई अब अपराध मानी जाती है। मतलब जो चीज़ तुम्हें फ़ायदा दे रही है उसको लगातार काटते रहना तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो वही बात की गई है कि विवेकहीन वाणिज्य कटाई अब अपराध मानी जाती है। वृक्ष बढ़ने और परिपक्व होने में बहुत समय लेते हैं। वृक्ष को बढ़ने में, उन्हें उगने में हर चीज़ का टाइम होता है। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि परिपक्व होने में, मजबूत होने में बहुत समय लेते हैं। उन्हें राजस्व के लिए काटना केवल अज्ञान एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न दुष्कार्य है, जिन्हें तुरंत प्रभावशाली ढंग से कानून के द्वारा रोका जाना होगा। कानून के द्वारा उसे रोका जाना होगा। घर बनाने के लिए वैकल्पिक गृह निर्माण सामग्री को प्रोत्साहन देना ज़रूरी है कि अगर ऑप्शंस दिए जाने चाहिए कि हाँ, ज़्यादातर लकड़ियों का यूज़ ना किया जाए और चीज़ों का यूज़ किया जाए घर बनाने के लिए, जैसे कि सीमेंट हुआ या प्लास्टिक चीज़ें हुई जिनका लकड़ियों का यूज़ ना हो और चीज़ों का यूज़ हो जाए। उत्तर प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश और गढ़वाल की जो पहाड़ियों में कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं। बिहार में आदिवासियों ने वृक्ष को सुरक्षा देने के लिए वृक्ष संरक्षण का कार्य विहित रूप में हाथ में ले लिया है। मतलब बड़ी स्तर पे उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है पेड़ों को सुरक्षा देने के लिए आदिवासियों ने। वृक्ष युद्ध ट्री वॉर में लगभग 25 आदिवासी मारे गए एवं बहुत बड़ी संख्या में वे गिरफ्तार भी हुए। इसमें मुद्दा साल वृक्ष की जगह सागवान लगाने का है। साल वृक्ष की जगह सागवान लगाने का है। इसी पर ही बहस हुई, इसी पर ही युद्ध हुआ। सागवान जिसे टीक कहा जाता है, सागवान एक पूर्णतः व्यापारिक लकड़ी है। ये व्यापारिक लकड़ी है, व्यापार में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसका आदिवासियों के लिए कोई उपयोग नहीं है। जब 1978 में आदिवासियों के साथ वार्ताएं असफल रहीं तो सिंहभूमि की जनजातियों ने नवरोपित पौधे, जो नए पौधे लगाए गए थे, नवरोपित पौधों, वनों, पौधशालाओं, वन भवनों को नष्ट कर दिया। बाद में फिर 1978 के दौरान वन जो रक्षक थे, जो वनों की रक्षा करते थे, वन रक्षकों को सागवान की पौधशाला में निरीक्षण करते समय पकड़ लिया गया और 22 घंटे तक बंद रखा गया। बाद में उन्हें पुलिस द्वारा बचाया गया। 1980 के मध्य से जंगल काटो आंदोलन आरंभ हुआ। जंगल काटो आंदोलन 1980 के मध्य में इसकी शुरुआत हो गई, आरंभ हुआ और इसमें हज़ारों की तादाद में वृक्ष काट दिए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने इस वृक्षों को काट दिया। सिंहभूमि क्षेत्र के गुआ नामक स्थान पर, एक क्षेत्र है सिंहभूमि, वहाँ पे एक गाँव है, एक स्थान है गुआ नामक स्थान पर जनजातियों को यह कार्य करते हुए मार डाला गया। ये उन जनजातियों के खिलाफ एक अनैतिक, गैर कानूनी आपराधिक बदला था, जो कि एक सही उद्देश्य के लिए समर्पित थी। उनके पास उनके पर्यावरण से बहुत पुराने संबंध होने के कारण स्वयं निर्णय लेने के सभी अधिकार हैं। इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही अत्याचार है। इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही अत्याचार है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में योगदान देने वाली जनजातियों को पाशविक पहाड़ का सामना करना पड़ रहा है। आइए अगले विभाग में गुजरात, तमिलनाडु से जुड़ी संरक्षण तथा पुनर्नवीकरण की प्रक्रियाओं पर चर्चा करें। तो इन्हें काफ़ी, जो आदिवासी थे, जो सुरक्षा प्रदान करते थे, कहीं न कहीं इनको भी मारा गया बड़ी संख्या में। ये पेड़ पौधों को बचाते थे, इनका एक गहरा संबंध था प्रकृति के साथ,
लेकिन इन्हें भी मारा गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इन पर मारा। पुलिस की बात की जाए तो उन्होंने भी कहीं न कहीं जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। संरक्षण एवं पुनः वनीकरण, वृक्षारोपण। गुजरात में जलाने की लकड़ी बचाने के लिए धुआं रहित चूल्हा न्यूनतम मूल्य पर दिया गया। धुआं रहित चूल्हा कम मूल्य पर दिया गया। पुनर्वनीकरण कार्यक्रम में लोकप्रिय सहभागिता आवश्यक बन गई। गुजरात सरकार ने गांव वालों से कहा कि वह फल, चारे एवं ईंधन के वृक्षों को जंगल में रोपें, लगाएं। विद्यालयों में बच्चों को भी इस वनीकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया। उन्हें नवरोपित वृक्ष दिए गए, नए छोटे छोटे वृक्ष दिए गए और उन्हें उसकी देखभाल करने को कहा गया कि जितनी ज़्यादा हो सके पेड़ों को छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको लगाया जाए। मध्य प्रदेश लोकवानिका अधिनियम 2001 केवल निजी तथा आय रेवेन्यू क्षेत्र पर लागू होता है। जहां भूस्वामी ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा वनीकरण का कार्यक्रम संभालना चाहते हैं, मतलब जो ग्राम पंचायत है ये सारा काम ये खुद संभालना चाहते हैं, जो ग्राम मुखिया होते हैं। ये निजी क्षेत्र में भागीदारी की एक और महत्वपूर्ण पहल मानी गई है। इस तरह की पहल से राजस्थान में भी बंजर भूमि और अन्य घाटा देने वाले भूभागों को फिर से पुनर्जीवित करने में सहायता मिल सकती है कि जो भूमि बंजर हो चुकी है उसका भी यूज़ किया जाना चाहिए, उसका पुनः कह सकते हैं उसको उपयोग में लाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में एक ऐसी परियोजना हाथ में ली गई, एक ऐसा कह सकते हैं योजना चलाई गई, एक परियोजना हाथ में ली गई जिसमें पौधा लगाने में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति को ईंधन, चारे एवं फल के 500 नवरोपित वृक्ष दिए गए। 500 नए पौधे कह सकते हैं वृक्ष दिए गए। नवरोपित पौधे लगाए जाने पर अगर वह जड़ पकड़कर बड़े होने लगे तो लगाने वाले को नगद प्रोत्साहन देने का प्रावधान बनाया गया कि उन्हें नगद दिया जाएगा अगर उनके पेड़ जो हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब जो पौधे हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें नगद भी पैसा दिया जाएगा। नगद प्रोत्साहन देने का प्रावधान बनाया गया। तमिलनाडु सरकार ने अपना पूर्ण वनीकरण प्रयत्नों में जनसमूह के पौधा रोकने वाले लोगों के दलों को प्रशिक्षित करने का भी फैसला किया। उन्हें कह सकते हैं ज्ञान दिया गया, उसके बारे में जानकारी दी गई उसके बारे में कि वो भी लगाएं, जो पौधे हैं उसको लगाएं। लेकिन स्वैच्छिक प्रयत्नों ने ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त की। जो खुद अपने इच्छा से जो लोग आए लगाने के लिए या उनमें लोकप्रियता वो ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। जो स्वयं इच्छा से स्वैच्छिक प्रयत्नों ने ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त की। ऐसे प्रयत्नों में जनता को शामिल करने की योजना बनाई गई कि इसमें जनता को भी शामिल किया जाना चाहिए बड़ी संख्या में। चमोली जिले में चिपको आंदोलन काफ़ी सफल रहा। चमोली जिलों में जो चिपको आंदोलन चला था वो काफ़ी सफल रहा। इसके द्वारा चलाए गए परिस्थिति विकास के कैंप एवं पुण्य वनीकरण के प्रयास सफल हुए। कैंप लगाए गए। इस प्रकार के कैंप जनता को सही प्रकार से शिक्षा देने का माध्यम है जिससे वे पर्यावरण को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकें। इन कैंपों ने सारे राष्ट्र की सहायता की है। वृक्षों, वनों एवं पर्यावरण के महत्व को बताने के लिए इस प्रकार के साक्षरता कार्यक्रम काफ़ी सफल हुए। इनको कह सकते हैं बताया गया उनके क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, सारी चीज़ें जनता को बताया गया इस कार्यक्रम के द्वारा। नवरोपित पौधों को वनों में लगाया जाता है। रांची और जमखद महाराष्ट्र में, रांची और जमखद में भी इस प्रकार के प्रयास किए गए। चिपको आंदोलन के अंतर्गत 2 प्रकार की धाराएं स्पष्ट नजर आती हैं। पहली है चंडी प्रसाद भट्ट समूह की, जो वृक्षों के काटने को पहाड़ी आवश्यकताओं के संदर्भ में सही मानते हैं।
उनका कहना है कि वृक्षों को जो काटने की बात इन्होंने कही कि जो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा कि ये सही है। सुंदरलाल बहुगुणा इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। उनका ये मानना नहीं है, सुंदरलाल बहुगुणा इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते और उनके लिए पहाड़ों पर सभी वृक्षों की सुरक्षा आवश्यक है, कि पहाड़ों पर सभी वृक्ष जितने हैं उसकी सुरक्षा ज़रूरी है, उसे काटा ना जाए अपने चूल्हे चौके के लिए। इन दोनों आंदोलनों ने काफ़ी संख्या में सामाजिक समूह को संगठित किया। बड़ी संख्या में लोग जुट गए, खड़े हो गए। इनके द्वारा कई धरने दिए गए। भारतीय पारिस्थितिकी आंदोलन में पर्यावरण की बात की जाए तो भारतीय पारिस्थितिकी आंदोलन में ये सर्वप्रथम और पहले आंदोलन है जिनसे निम्न स्तरीय वन भूमि के बढ़ते हुए खतरों की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित हुआ। जनता आकर्षित हुई कि क्या क्या समस्याएं हैं, उसको सुधारा जाना चाहिए। लेकिन अभी तक इन प्रमुख क्षेत्रों में कई कार्य करने बाकी हैं। अभी कहा जाए कि अगर पूरी तरह से काम हो गया है तो ऐसा नहीं है, अभी काफ़ी प्रयास करना बाकी है। तो समझ में आ रहा हुआ आप सबको। मैं एक आप सबसे बस ध्यान से सुने, समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। वन संरक्षण प्राथमिकताएं तय करते समय स्थानीय लोगों और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, जो प्रकृति से हमें संसाधन मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, उसी को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के तरीकों पर उचित ध्यान देना आवश्यक है। इसके साथ साथ ऐसी नीतियाँ बनानी है जिनसे समस्त प्राकृतिक संसाधन पूंजी का सही विकास हो, इनका सही विकास हो। इस बात को स्वीकृत करते हुए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1 जून 1999 को सहभागी वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत नीति मार्गदर्शनाएं जारी की, जिनके अनुसार बंजर वन भूमि के पुनर्जीवीकरण में ग्रामीण समुदायों और गैर सरकारी संस्थाओं को भागीदार बनाने की बात की गई कि जो बंजर भूमि है उसका दोबारा यूज़ में लाया जाए। इस पर जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए और सरकारी की बात की जाए, तो इन दोनों को ही इसमें शामिल किया गया, सबकी भागीदारी की गई। JFM एक ऐसी परिकल्पना है जिसके अंतर्गत छोटे वन समुदाय तथा वन विभाग के बीच आपसी विश्वास तथा आपस में तय किए गए कार्यों तथा अधिकारों के आधार पर उपभोक्ता तथा वनों का दायित्व संभालने वाले सरकार इन संसाधनों को साथ में संभालें तथा इसका खर्चा बराबर बांटे। वनों का विनाश तथा भूमि के बंजर होने की समस्याएं भारत में लंबे समय से चलती आई हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी से ही ये हल होगा। तो सभी लोग मिलकर इस पे काम करेंगे तभी ये हल होगा। इस बात को अब सभी स्तरों में समर्थन मिला है। सभी स्तरों में हर स्टेप्स में बात की जाए तो समर्थन मिला है। सभी लोगों ने इसमें उन्होंने जताया है कि हाँ, ये सही मार्गदर्शन है, इसमें सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। समुदायों की भागीदारी हासिल हुई। विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से JFM क्षेत्रों में प्राकृतिक तथा सामाजिक आर्थिक सुधार हुआ। लगभग 10.24 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि JFM में शामिल हो चुकी है, जिसे 22 राज्यों की 36,075 समितियां संचालित कर रही हैं। इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 21 फरवरी 2000 को JFM को और मौजूद संबंधी मार्गदर्शनाएं जारी की। वन तथा पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, इसका अर्थ यही है। इस विषय में अधिक जानकारी पाने हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र कार्यक्रम साझा वन प्रबंधन के पाठ्यक्रम, मतलब इसमें पूरे इन्होंने बताया जो कि अगर आपको और जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। हम यहाँ शुरू करते हैं। नई पंचवर्षीय योजना के दौरान, जब 5 वर्षीय योजना की शुरुआत हुई तो उसके दौरान JFM प्रयोग से कई प्रकार की
सीख लेते हुए भारत सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 2003 में राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शनाएं जारी की हैं। इनके अनुसार 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए कदम उठाए जाने हैं। कार्यक्रम के उद्देश्य हैं हरित वनों को पुनः उगाना, उन क्षेत्रों को पारिस्थितिक विकास करना, साथ में पुनः विकसित क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी, चारे की घास तथा अन्य घासों को भी उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम में शामिल है। तो और इसके निचोड़ की बात की जाए तो इसमें इसी पर ध्यान दिया गया, इसी पर बल दिया गया। सरकार ने भी, जो गैर सरकारी संस्थाएं थी, उन्होंने भी इस पर जोर दिया। बड़ी संख्या में लोग आए, उन्होंने इस पर जोर दिया कि पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाया जाना चाहिए और जितना हो सके जो लकड़ियाँ यूज़ में ली जाती हैं उसको ना यूज़ में लिया जाए। अगर कोई चीज़ और वैकल्पिक कोई ऑप्शन है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन और फालतू यूज़ में ना किया जाए। और जो चारे के लिए लकड़ी है, हर जब कह सकते हैं पौधे लगाए जाएंगे तो अपने आप हर चीज़ हरियाली होगी। तो इसमें यही बात मेन चीज़ है कि पौधों को लगाने का इसमें ज़्यादा लोगों को कहा गया। बड़ी संख्या में लोगों से ये बात कही गई कि हाँ, पेड़ों को लगाया जाना चाहिए। जो अभी तक, अगर हम अभी की बात करें तो अभी तक इस पर काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सहायता एवं संरक्षण। कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में मीरटोला स्थान के माधव आशीष पर्यावरण एवं वृक्ष संरक्षण के प्रश्न पर बहुत सक्रिय हैं। क्या नाम है उनका? माधव आशीष। पर्यावरण और वृक्ष संरक्षण में कि वृक्षों को बचाया जाना चाहिए, इस पर बहुत एक्टिव हैं वो। आशीष ने ये बताया है कि जनसंख्या की वृद्धि एवं आवश्यकता से अधिक चराई ने परिस्थिति को, पर्यावरण को जो संतुलन है उसको बिगाड़ दिया है। जनसंख्या बड़ी संख्या में हो रही है और कहीं ना कहीं चराई से भी जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ चुका है। आशीष के अनुसार अच्छे मानसून की सहायता के बावजूद पहाड़ी भूमि पर्वतवासियों के लिए केवल 3 महीने का राशन प्रदान कर सकती है। उन्होंने सलाह दी कि यदि इन 3 महीनों की उपभोग के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिले तो सारे पारिस्थितिकी लाभ पर्वतवासियों को मिल सकते हैं। आवश्यकता से अधिक चराई एवं कटाई ऐसे सभी संसाधन स्रोतों को नष्ट कर देती है जिन्हें दोबारा पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता। जब बड़ी संख्या में बात की जाए अगर काटा जाए, बड़ी संख्या में पेड़ पौधों को काटा जाएगा तो क्या होगा? वो ख़त्म हो जाएगा। अब दोबारा अगर हम कहें कि जल्दी से वो स्थिति आ जाए तो ऐसा नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। दोबारा पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता जल्दी अगर बात की जाए। उन्होंने ये भी सलाह दी कि हल्की धातु का हल आविष्कृत किया जाए, हल्की चीज़ों का आविष्कार किया जाए जिससे वर्तमान ओक लकड़ी से हल ना बनाना पड़े। एक हल होता है पहले, लेकिन अब तो नहीं है, लेकिन पहले हल जो होता है जो खेतों में किया जाता था तो उसका यूज़ किया जाता था ओक लकड़ी का, उस ओक लकड़ी का उपयोग किया जाता था। हजारों ओक वृक्षों को हल बनाने के लिए काट दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पहाड़ों की समस्या का समाधान केवल कृषि द्वारा नहीं होगा। वह ये महसूस करते हैं कि पहाड़ी जनसंख्या विभिन्न तरीकों से पुनर्वासित की जा सकती है। ये तरीके हैं फसलों के लिए मुआवजा देना, वन विभाग में कार्य देने, दुग्ध एकत्रित करने के कार्यक्रम, अधिक दूध देने वाली अच्छी गायों का प्रावधान। तो उन्होंने जो भी चीज़ें इससे जुड़ी थी, उन्होंने जो भी पर्वतवासी जो वहाँ पर्वत पर जो वासी हैं वहाँ पे उनके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन सब के बारे में उन्होंने बताया। आशीष ने इसी प्रकार पहाड़ों के लिए, विशेष रूप से कुमायूं पहाड़ों के लिए लागू करने योग्य पारिस्थितिकीय कार्यक्रम की रूपरेखा बताई कि वहाँ पे क्या लागू किया जाना चाहिए। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है कि माधव आशीष ने मीरटोला क्षेत्र में चारे और वृक्षों के क्षेत्र को बचाने के लिए काफ़ी कार्य किया है। आज उसी के परिणाम स्वरूप मीरटोला में बहुत खूबसूरत एवं घने वृक्ष हैं। जरूरी है कि हम सभी इस उदाहरण की अनुपालना करें और वृक्षों
तथा वन संरक्षण को अपना व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्तरदायित्व बनाएं। इसके साथ ही सरकार के सहयोग से वृक्ष के पूर्ण अंकुरित होंगे और परिस्थिति को समेकित विकास होगा। इससे धीरे धीरे लेकिन अवश्य ही मनुष्य और प्रकृति के मध्य असंतुलन हो रहा है धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा और संतुलन की स्थिति आ जाएगी कि बैलेंस बन जाएगा प्रकृति और मनुष्य के बीच में। जब हम पेड़ पौधों को उनको काटने के बजाय अगर हम उनको लगाएं तब तो आगे बढ़ते हैं। नए आयाम, उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। नए आयाम क्या है? 21वीं सदी के आते आते तक चिपको के समान अन्य संगठन सारे भारतवर्ष में फैल गए। चिपको आंदोलन की बात की जाए तो ये पूरे भारतवर्ष में फैल गए। इसमें सबसे लोकप्रिय संगठन पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में वाला एपिको संगठन है, जो कहाँ पे चला था? तमिलनाडु में। ये कर्नाटक और तमिलनाडु में कार्यरत है। इसमें सरकार द्वारा भी वृक्ष काटने की बढ़ती हुई गति को रोकने के प्रयास किए गए हैं और 1980 के भारतीय वन अधिनियम ने वनों एवं उसके उत्पादन पर व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित किया है। वन अधिकारी एवं पुलिस को धरपकड़ एवं जब्त करने की अत्यधिक शक्तियां प्रदान की गई पुलिस वालों को कि अगर कोई भी वन के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उन्हें सीधा दबोच लिया जाए। लेकिन अभी भी ठेकेदारों से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है क्योंकि वह वन क्षेत्रों तथा पहाड़ों में गरीबी से जुड़ी है। इस कारण से वन अधिनियम 1980 का विरोध भी किया गया। पुनर्विक्रयकरण के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं भी बनाई गई कि जो योजनाएं ज़रूरी हैं उस योजनाओं को भी बनाया गया। वन केवल स्थानीय जनसंख्या एवं ठेकेदारों द्वारा ही नष्ट नहीं किए जाते हैं। वन विभाग में भ्रष्टाचार है, इमारती लकड़ी का व्यापार एवं तस्करी है, ये सभी वनों के विनाश में हिस्सेदार हैं। वन पशुओं को भी अपने घटते हुए आवास से उपजी मुश्किलों को झेलना पड़ रहा है। सिंह, शेर, हाथी जैसे बड़े पशु सबसे पहले मुसीबत में पड़ते हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे बंदरों और गिलहरियों तक पूरी भोजन श्रृंखला को मानव के लालच, मूर्खता या लूटपाट का शिकार होना पड़ेगा। इसे रोकना एक दुष्क्रिय कार्य है। इसे पूरा करने में वर्षों लग जाएंगे। मतलब ये मुश्किल काम है और इसको रोकने में टाइम लगेगा। इस अभयारण्य वन्य जीवन का संरक्षण करने के लिए बनाए गए हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जिसमें मानव, प्रकृति और जीव जंतु बिना मानव द्वारा शोषित हुए प्रेम से रह सकें। तो आपको इसमें समझ में आया होगा। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसमें यही चीज़ का कहा गया कि हर चीज़ का संतुलन होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि सभी जीव, चाहे छोटे छोटे बड़े से बड़े, सब एक बैलेंस में रहें। किसी को मानव द्वारा किसी का नुकसान ना हो, सभी एक संतुलन हो सब में, क्योंकि जिसका संतुलन बिगड़ा प्रकृति नष्ट। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ सारांश दिया गया है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, और अगर समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हमारी बुक 8वीं बुक हमारी ये कंप्लीट हो गई है।